नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष संविधान में भारतीय संविधान के तहत जो है चौथा मॉक टेस्ट लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज का मॉक टेस्ट है आपका, इसमें 10 प्रश्न हैं और इसके आंसर आप लोगों को देना है। और देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपना कॉपी जो है सो पेज निकाल लीजिएगा और पेज को नंबरिंग कर लीजिएगा आप लोग, और नंबरिंग कर लीजिएगा कि आप लोग जो है सो 10 तक। और मैं क्वेश्चन बोलूँगा, मैं ऑप्शन भी बोलूँगा, और ऑप्शन बोलने के बाद मैं उसकी व्याख्या भी करूँगा प्यारे दोस्तों। और मुझे आंसर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और टिक लगाइएगा आप सब पहले अपना आंसर कि आपने किस ऑप्शन को सही माना। फिर मैं जब आंसर बताऊंगा प्यारे दोस्तों, तो आप उससे मिलान कर लीजिएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। और इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा कि आपने कितना अंक प्राप्त किया प्यारे दोस्तों इस टेस्ट में, इस मॉक टेस्ट में। क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से चीज़ों को बना रहा हूं और आप लोगों के सहयोग से यह संभव होने पा रहा है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र इसमें अपना सहयोग भी दे रहे हैं प्यारे दोस्तों। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे छात्र जो हैं अपना सहयोग भी दे रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया है। ये जो टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे छात्रों का परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही उत्तम प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने 7 नंबर लाए, कोई 10 नंबर लाया, कोई 9 नंबर लाया, ठीक है ना। हमेशा कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं जो है जैसे ब्यूटी है, रितिका है ना, प्रियंका हैं, पीयूष पांडे जी हैं, दीपाली जी हैं, या फिर वासु जी हैं, या फिर अदर जो है सो कुछ प्यारे बच्चे हैं हमारे पास जो है यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो हमेशा जुड़ करके बने हुए हैं हमारे साथ, है ना। सम्यक जी वगैरह हैं, बहुत सारे छात्र जो है सो जुड़ करके हमेशा बने हुए हैं वीडियो के साथ, और इनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं सुजीत जी, ये सब लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो है सो जो जुड़े हुए, जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ पीसीएस की तैयारी करने वाले, एक इलाहाबाद से बच्चा है वो भी जुड़ा हुआ है, और 3-4 बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब भी इस मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें और मॉक टेस्ट को दे करके अपना मूल्यांकन करें प्यारे दोस्तों कि आपने कितना अंक प्राप्त किया। तो ये देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वह स्क्रीन पर देखिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों। तो आज का जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है प्यारे दोस्तों। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही आपको चूज करना है प्यारे दोस्तों। क्या करना है? सही चूज करना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है प्यारे दोस्तों? इसमें पहला देखिए जो ऑप्शन दिया गया है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है प्यारे दोस्तों, ये पहला ऑप्शन रहा आपका। दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक की शुरुआत, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। कहाँ पर होती है प्यारे दोस्तों? राज्यसभा में होती है। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक पारित करना होता है ना। राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक पारित करना होता है। और फोर्थ ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा लौटा सकती है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप पहला ऑप्शन पर गौर करें। यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं प्यारे दोस्तों, वह क्वेश्चन आपका धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित है, जिसका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में किया गया है प्यारे दोस्तों। तो धन विधेयक से संबंधित मैंने आपको जो थ्योरी सेशन चल रहा था वहाँ पर बखूबी हम लोग वहाँ पर अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़े और समझे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया कि धन संपत्ति के मामले में, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। क्या है? राज्यसभा शक्तिहीन है। तो यह
क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों कौन सही नहीं है खोजना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक गलत होगा आपका, बाकी 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा तो गलत को खोजना है। ये तो बिल्कुल सही है कि धन संपत्ति के मामले में आपका राज्यसभा जो होता है प्यारे दोस्तों वह बिल्कुल ही शक्तिहीन है। राज्यसभा क्या है दोस्तों? राज्यसभा जो है आपका यहाँ पर शक्तिहीन है प्यारे दोस्तों धन विधेयक के मामले में। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है प्यारे दोस्तों। कहाँ पर होती है? धन विधेयक की जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होता है प्यारे दोस्तों, वह राज्यसभा से होता है। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया प्यारे दोस्तों। तो मुझे हमें अगला ऑप्शन पढ़ने की प्यारे दोस्तों आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि धन विधेयक जो है सो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है, राज्यसभा में होती है। यही गलत ऑप्शन हो गया बी आपका प्यारे दोस्तों। तो ये आपका पहले ही मिल गया, तो आगे इसका मतलब कि 3 ऑप्शन सही हैं। लेकिन हम इसे भी पढ़ लेना चाहते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में 14 दिनों के भीतर धन विधेयक पारित करना होता है। बिल्कुल सही है। जब लोकसभा में पारित होगा तो राज्यसभा में जाएगा, और जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक कर रख सकता है प्यारे दोस्तों। और चौथा ऑप्शन था कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। लेकिन वह लोकसभा पर डिपेंड करेगा प्यारे दोस्तों कि लोकसभा उसे सही मानेगा या गलत मानेगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन धन विधेयक के मामले में गलत है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के मामले में हम बी को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि नहीं पूछा गया है प्यारे दोस्तों। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है धन विधेयक के मामले में प्यारे दोस्तों। ये देखिए आज का आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है प्यारे दोस्तों? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है हमारे यहाँ के लोकसभा का? तो एक आपका पहला ऑप्शन दे दिया गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखें दे दिया कांगड़ा है, दूसरा लद्दाख है, सी कच्छ है, और डी आपका प्यारे दोस्तों भिलवाड़ा है। क्या है? भिलवाड़ा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आप सब इसका आंसर बताने की कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे तो इसका आंसर जो लोग जानते होंगे वो बखूबी दे दिए होंगे, है ना। बहुत लोग तुक्का भी मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुक्का नहीं मारना है और गलत टिक मत लगाइएगा, क्योंकि सेल्फ जो है सो आपको ट्रुथ जरूर होनी चाहिए। स्वयं से ईमानदारी बरतिए, और जो क्वेश्चन आपको आएगा प्यारे दोस्तों उसको बखूबी सही टिक लगाइएगा। जो गलत होगा उसके सामने गलत का टिक लगाइएगा कि यह क्वेश्चन नंबर हमारा गलत हो गया। फिर मैं जब बताऊंगा आंसर उसका अभी आप मिलाइएगा, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन कर लीजिएगा कि कितना बटा कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे बड़ा लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है प्यारे दोस्तों वो आपका लद्दाख है प्यारे दोस्तों। कौन सा है? लद्दाख है आपका सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। याद कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए हम लोगों की स्क्रीन पर ये रहा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है प्यारे दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति की इच्छा से। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कब बना सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही टिक लगाना है प्यारे दोस्तों। तो सही ऑप्शन को आप लोग चुनें और देखें कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आप सबने देख लिया। चलिए मैं अब चर्चा कर दूं
देखिए प्यारे दोस्तों, जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बात है तो मैं व्याख्या कर दूं, आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। राज्य सूची के विषय पर कानून तो खैर राज्य सरकारें बनाती हैं, लेकिन विकट परिस्थिति 3 ऐसे हैं जिस समय संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। प्यारे दोस्तों, वो कौन कौन से कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं। तो पहला कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकता है प्यारे दोस्तों। और दूसरा मामला जो है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर भी, 2 या 2 से अधिक राज्य यदि लोकसभा से बोलें, केंद्र सरकार की विधायिका संसद से बोलें कि आप हमारे विधेयकों पर कानून बनाइए, तो ऐसी कंडीशन में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। या फिर यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे, नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर देता है प्यारे दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो मैं 3 कंडीशन आपको बताया प्यारे दोस्तों। तो अब तो आपका इसका ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। देखिए व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं व्याख्या के साथ टेस्ट ले रहा हूं। आप अन्य जगह पर टेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन आप अश्विनी जीएस क्लासेस के साथ जब टेस्ट देते हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके जब टेस्ट देते हैं प्यारे दोस्तों, मॉक टेस्ट जब ज्वाइन करते हैं, तो हमारे यहाँ जो भी टीचर्स या मैम हैं, ये सब लोगों को मैं हिदायत दिया हूँ कि भाई जितने भी लोग हैं सब लोग क्या करेंगे कि सब लोग व्याख्यात्मक आंसर देंगे। और व्याख्यात्मक आंसर देने से क्या फ़ायदा होगा कि यदि एक क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, तो इसी टॉपिक से संबंधित यदि दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो बच्चे उस क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी रखें प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं जो है सो इस तरह का टेस्ट लेकर के आता हूं और बहुत ही मेहनत के साथ, देखिए मैं अपने पेन से लिखता हूं, नोट करता हूं और नोट करके लेकर के आता हूं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन चूज करके लेकर के आता हूं, जिससे अपने छात्रों को भी बिलीव होता है ये सर भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करें। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा चौथा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, कब डिसॉल्व कर सकता है प्यारे दोस्तों? तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा की अनुशंसा पर भंग कर सकता है प्यारे दोस्तों। तो ये आप बताइए कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे दोस्तों, कई बार थ्योरी सेशन में क्लास चला चुका हूँ, है ना, इसलिए थ्योरी सेशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है, समझ गए? तो मैं यहाँ पर देरी न करते हुए क्वेश्चन का आंसर बता दूँ। अब ना आप सब लोगों ने आंसर दे दिया है, आप सब लोगों ने अपने कॉपी में टिक लगा लिए हैं, है ना। चलिए देरी न करते हुए मैं क्योंकि जिनको आता होगा वो तो फटाफट लगा लेंगे, जिनको नहीं आएगा वो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उनकी इंतज़ार की घड़ी को भी मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बता देना चाहता हूँ। इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों सी, है ना। राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है लोकसभा को, मतलब प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर भंग कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है प्यारे दोस्तों। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जगह पर प्रधानमंत्री भी यदि लिखा रहता तो भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही माना जाता प्यारे दोस्तों, समझ गए? ये इसकी व्याख्या रही। ये देखिए, आइए स्क्रीन पे आज का आपका रहा 5वां प्रश्न प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के, उन्हें किसे जाना जाता है प्यारे दोस्तों? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ लॉ प्यारे दोस्तों। ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी और आपका विधि सचिव। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से प्यारे दोस्तों आपको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। तो इसका ऑप्शन
आप लोग अब तक टिक जरूर लगा लिए होंगे। चलिए मैं देरी न करते हुए इसके क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा क्या होगा प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी सेशन में, एक आर्टिकल 76 में आपको बताया था। अब आपको कुछ लोगों को याद आ रहा होगा 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, और अटॉर्नी जनरल को प्यारे दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कहा जाता है, प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्योंकि महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है। यह संसद के अधिवेशन में भाग तो लेता है, लेकिन बोलता भी है वहाँ पर, लेकिन मतदान नहीं देता प्यारे दोस्तों। क्या नहीं देता? मतदान नहीं देता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की होती है। इसका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति ही इसका ही अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तभी तक न्यायवादी अटॉर्नी जनरल अपने पोस्ट पर बना रहता है प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहते हैं कि प्रसाद पर्यंत ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण करता है प्यारे दोस्तों महान्यायवादी। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या था? सी था, महान्यायवादी, जो देश का प्रथम कानूनी अधिकारी माना जाता है। ये देखिए आज का छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिया गया है यहाँ पर, लोक लेखा की संसदीय समिति, लोक लेखा की संसदीय समिति प्यारे दोस्तों, मतलब देख रहे हैं ना किसकी बात की जा रही है? पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की जा रही है, पीएससी की बात की जा रही है। यहाँ पर लोक लेखा समिति की बात की जा रही है, और उसके संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। इन्हीं 3 कथन पर विचार कीजिए सबसे पहले आप कि 3 कथनों में से कौन सही है कौन गलत है प्यारे दोस्तों। देखिए, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ये लाइन तो बिल्कुल प्यारे बच्चों गलत ही हो गया, क्योंकि 25 तो हो नहीं सकता। और दूसरा ऑप्शन है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। क्या यह सही लग रहा है आपको? ये तो मुझे भी सही लग रहा है प्यारे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, मतलब कैग की जांच करती है। तो क्या लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करता है प्यारे दोस्तों? ये 3 आपके पास कथन दिए गए हैं। अब मैं आपको स्पष्ट आंसर नहीं बताऊंगा अभी कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। आपको खुद जो है सो इसका टिक लगाना होगा। मैं हिंट तो जरूर दे दिया हूं, यदि जो बच्चे थोड़ा सा हिंट को समझेंगे वे क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। चलिए, कथनों में से अब मैं बात करता हूं कौन सा सही, कौन सा या कौन से सही हैं। यहाँ पर केवल एक सही है, केवल 1 2 सही, केवल 1 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर केवल 3 सही है प्यारे दोस्तों। इन तीनों में से कौन सही है? लोक लेखा समिति के बारे में कौन सही है प्यारे दोस्तों? ये छठा प्रश्न है आपके सामने। तो छठा प्रश्न में आप देख रहे हो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं बता दूंगा। अब बहुत स्पष्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर मैं समझा भी चुका हूँ। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, बता दें, चलिए इसका आंसर है प्यारे दोस्तों सी, केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। क्योंकि लोकसभा की अधिकतम यहाँ पर 15 सीटें होती हैं और 7 सीटें राज्यसभा की होती हैं। मतलब लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं प्यारे दोस्तों, 22 मेंबर्स होते हैं। और यह सरकार के खर्च होने के बाद की जांच करता है प्यारे दोस्तों। और यह अपना रिपोर्ट, लोक लेखा समिति जो होता है इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। यह कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। इसलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का, एस्टीमेट कमेटी का जुड़वां बहन, ट्विन सिस्टर कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ये जरूर आप बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी। यह अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास पेश करता है प्यारे दोस्तों। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास पेश करता है। चलिए ये अगला 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे दोस्तों। 7वां क्वेश्चन कहता है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ का जो पद होता है उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है।
पहला ऑप्शन है प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है संघीय संसद, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और डी ऑप्शन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग प्यारे दोस्तों। तो आइए इसका आंसर पे चर्चा करें। इसका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? देखिए लाभ के पद की बात किया जाएगा तो लाभ का पद प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति का पद लाभ का नहीं माना जाता, समझ गए। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो निर्णय कौन करेगा प्यारे दोस्तों? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल तय करते हैं कि लाभ का पद कौन सा होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टिक लगा लीजिएगा। आइए आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा आज का 8वां प्रश्न प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? रीट की बात किया जा रहा है। रीट में आपको बता चुका हूं कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्ट करने के लिए 5 रीट इशू करते हैं प्यारे दोस्तों। हैबस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी, क्यू वारंटो, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? मतलब कार्यवाही लंबित है, मतलब केस वहाँ पर चल रहा है, समझ में आ गया, लंबित है मामला वहाँ पर, और उस स्थिति में कौन सा रीट लागू होता है प्यारे दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परमादेश मतलब मैंडमस, बी उत्प्रेषण मतलब सर्ट्यूररी, और प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, और अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो। ये 4 रीट हैं। इसमें से आपको आंसर बताना है प्यारे दोस्तों, कौन सा आंसर होगा इसका। तो आपका चलिए मैं बता दूं, इंतजार ज़्यादा मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए प्यारे दोस्तों। लंबित मामला जब है मतलब वहाँ पर कार्यवाही चल रही है प्यारे दोस्तों, तो वहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। याद कीजिएगा, प्रतिषेध फैसला सुनाने से पहले और उत्प्रेषण फैसला सुनाने के बाद प्यारे दोस्तों ये जारी किया जाता है। ये दोनों रीट में अंतर स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा। जब प्रतिषेध का रीट क्या होता है, इसमें जो है सो ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालयों को कहते हैं, मतलब सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहते हैं कि यदि आपके पावर एंड ड्यूटी से यदि बाहर का कोई केस यदि आपके पास आता है तो उसकी जजमेंट या सुनवाई आप अपने यहाँ नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, तुरंत रोक दिया जाता है। तो वैसे तो फैसला सुनाने के पहले कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो प्रतिषेध की रीट। और उत्प्रेषण मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर की केस अगर कोई है तो उसको कहाँ भेज दें? उसको अपने से ऊपरी न्यायालय में भेज दें, उत्प्रेषित कर दें, मतलब सूचित कर दें प्यारे दोस्तों, सर्ट्यूररी में होता है, समझ गए। परमादेश का रीट में कहा जाता है कि मैं परम आदेश देता हूं कि जितने भी लोक सेवक हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें, मतलब पब्लिक जो ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रीट जो है यह जुडिशियल और सेमी जुडिशियल संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता है, प्रशासनिक संस्थाओं के खिलाफ नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रीट जारी नहीं हो सकता। अधिकार परीक्षा उस व्यक्ति और संस्था के खिलाफ जारी किया जाता है जो अवैध तरीके से किसी पद को धारण कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो अवैध तरीके से किसी पद को धारण कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप थ्योरी सेशन को देखिएगा, वहाँ पर और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा रीट के बारे में। मैं व्याख्या करते हुए आपको इतनी जानकारी दे दिया। आइए 9th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव रख सकती है ना, भर्त्सना प्रस्ताव रख सकती है, स्थगन प्रस्ताव रख सकती है, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। तो भाई मंत्रिपरिषद रख सकती है मतलब कि जिसकी सरकार रहेगी उसके लोग मंत्रिपरिषद के लोग हैं, तो मंत्रिपरिषद के लोग तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करते नहीं हैं, स्थगन प्रस्ताव तो पारित करते नहीं हैं, भर्त्सना प्रस्ताव तो पारित करते नहीं हैं। भर्त्सना मतलब आलोचना करने का कार्य, तो क्या करेंगे? विश्वास प्रस्ताव। क्योंकि यदि गठबंधन का सरकार है और यदि स्पष्ट बहुमत नहीं है, सरकारें मंत्रिपरिषद की हैं, तो विपक्ष के द्वारा हमेशा विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। स्थगित करने की मांग की जाती है विपक्ष के द्वारा, आलोचना विपक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन विश्वास सिद्ध तो इसी के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी प्यारे दोस्तों। इसे भी आप सही टिक लगा लीजिएगा।
आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहा प्यारे दोस्तों कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मतलब किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है प्यारे दोस्तों, हटना पड़ता है उनको। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा दोनों सदन के अलग अलग, या फिर डी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मतलब किस सदन में बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा? लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, दोनों सदनों से अलग अलग होगा, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होगा प्यारे दोस्तों। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी देने की कष्ट करें, है ना। जल्दी विचार करें, जल्दी सोचें। लास्ट क्वेश्चन है तो इसके लिए थोड़ा सा फास्ट भी रहिए आप। लास्ट क्वेश्चन है तो फास्ट आंसर भी देना है आप लोगों को, समझ गए। तो 10वां प्रश्न का आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? चलिए मैं अब बता देता हूँ। 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे दोस्तों ए, लोकसभा में यदि पारित हो जाएगा बहुमत से प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। ये आप 10 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसके आंसर को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं जो व्याख्या बताया हूँ इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, उनकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूँ, जो विगत कई सारे एग्जामों में आपके क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक ना। और आप प्यारे दोस्तों एक बात को याद रखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जितने बच्चों तक पहुँचेगा, जहाँ से जहाँ तक पहुँचेगा विद्यार्थियों के पास, वहाँ के बच्चों को लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो।